बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर के जो है जनता से लेकर के जो है बिहार के जो कई प्रशासन भी है वो घबराई हुई है। अलग अलग तरह का अपने अपने बयान दे रहे हैं, राजनीतिक बयान भी हो रहे हैं, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान कहते हैं कि वो ठीक नहीं होता है। लेकिन बता दें, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए राधा मोहन प्रसाद जी हैं, जो कि विशेष सेवा सचिव निर्विध बिहार प्रशासनिक सेवा के। और आपको बता दें कि भूमि विधि परामर्शी केंद्र भी चलाते हैं। मतलब आपको ज़मीन के जहाँ प्रॉब्लम होती है सर्वे को लेकर के नहीं अगर समझ में आता है तो वहाँ पे जो है बताने का काम करते हैं। बहुत सारे बुक लिख चुके हैं। मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में आपको देख रहे होंगे, इधर थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। सब जो है बुक ज़मीन से रिलेटेड ही सर ने बुक लिखी है। बहुत अच्छे से जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। सर सबसे पहले तो सर स्वागत है। धन्यवाद। सर क्या कुछ कहेंगे ज़मीन सर्वे का जो हाल ही में सरकार ने नया फरमान जारी कर दी है, लोग मतलब अस्त व्यस्त हो गए हैं, इसको लेकर के आप एक सुझाव क्या देना चाहेंगे? सरकार ने एक क्रांतिकारी काम किया है। अपने राज्य में रहने वाले भूमि के मालिकों, भूमि के जोतदारों के अधिकार को अद्यतन करने के लिए एक व्यापक अभियान विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से चलाया है, जिसमें विशेष सर्वेक्षण खतियान बनेगा और उसका मानचित्र बन चुका है, हवाई मानचित्र बन चुका है। तो उस खतियान में जो आज की तिथि में जो उसके भू मालिक हैं, जो अगर वो काश्त की ज़मीन है, खेती कर रहे हैं, तो खेतीहर के नाम से जो ज़मीन जोत रहे हैं उनके नाम से खतियान में प्रविष्टि होगी। और जो व्यक्ति किसी के माध्यम से खेती करा रहे हैं उनके नाम से भी ज़मीन की प्रविष्टि होगी। यानी हमारे राज्य के जितने व्यक्ति हैं, जिस तरह से हस्तांतरण और अंतरण के माध्यम से जिन ज़मीनों को उन्होंने प्राप्त किया है, उस पर उनके अधिकार को, जोत अधिकार को अद्यतन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और इससे सभी लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि हमारे जो पुराने अधिकार अभिलेख बने हैं वो कैडेस्ट्रल सर्वे के हैं, रिविजनल सर्वे के हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे लगभग 108 साल पहले संपन्न हुआ था। उसके बाद बिहार में रिविजनल सर्वे हुआ, उसको भी संपन्न हुए लगभग 60 से 65 साल हो गए। तो इस दौरान बहुत सारे लोग जो ज़मीन के मालिक थे वो मर चुके हैं। तो मरे हुए व्यक्तियों के नाम का अद्यतीकरण, उनके उत्तराधिकारियों के नाम की प्रविष्टि, जो आज जिस ज़मीन के वो मालिक बने हुए हैं, उन्होंने जो भूमि में अधिकार अर्जित किया है, उनके नाम से अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और हर आदमी को, बिहार राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को जो भूमि धारित करते हैं, उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी सहभागिता देनी चाहिए कि उनका जोत अधिकार अद्यतन रहे और सरकार के राजस्व अभिलेखों में उसकी प्रविष्टि हो जाए। कई लोग जो हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि ये सरकार का गलत फरमान है, कहीं न अमीरों को ज़्यादा अच्छा होगा, गरीबों को बहुत हानि होगी, ऐसा कुछ करके एक बयान आ रहा है। तो इसे ये इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। इस राज्य में रहने वाले, चाहे वो एक धुर ज़मीन के मालिक हों, चाहे 1 एकड़ ज़मीन के मालिक हों, चाहे 5 एकड़ ज़मीन के मालिक हों, सबों के नाम की प्रविष्टि अधिकारों के अभिलेख में होनी है। और उसके अनुसार से उनका जमाबंदी पंजी में जमाबंदी सृजित होगा, उसका वे लगान भुगतान करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे जोत अधिकार की प्रविष्टि अगर सरकारी कागजातों में हो जाती है तो हमें हर तरह की सुविधा प्राप्त है। हमें सुविधा प्राप्त है कि कालक्रम में अगर हम ज़मीन को बेचना चाहें तो हमारा स्वामित्व अगर स्पष्ट रहेगा तो हम उस ज़मीन को बेच सकते हैं। उस ज़मीन पर अगर हमको लोन लेना है, बैंक के माध्यम से व्यवसाय चलाने के लिए, घर बनाने के लिए हमें लोन लेना है, तो हमारे नाम पर अगर उस रिकॉर्ड की प्रविष्टि होगी तो
उसका लाभ मिलेगा। तीसरा, भूमि अर्जन की कार्रवाई होगी, तो भूमि अर्जन की कार्रवाई में सरकार उनके भूमि को लेती है तो 4 गुना मुआवजा देती है। उसमें अगर उनका जोत अधिकार अभिलेखों के माध्यम से स्पष्ट रहेगा तो उनको 4 गुना मुआवजा मिलेगा। वे अपनी ज़मीन का गिफ्ट किसी को कर सकते हैं, यानी दान कर सकते हैं। अगर उनके स्वामित्व की भूमि होगी तो वे विल कर सकते हैं। यानी किसी तरह का कोई इसमें हार्म नहीं है, किसी तरह की कोई घबराहट की बात नहीं होने वाली है। सरकार सिर्फ राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो भूमि को धारण करते हैं, जिस विधि से, जो उनको अपने कस्टमरी राइट है उनका, अपना जिस विधि से उन्होंने प्राप्त किया है, उस अधिकार को वो राजस्व अभिलेख में सिर्फ अंकित करती है। सरकार ने भी कहा दी है कि ऑनलाइन मोड में अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन मोड में भी आप कर सकते हैं। इसका सबसे सरल है कि सरकार ने दोनों प्रोसेस रखा है वर्तमान सर्वे में। एक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना और दूसरा ऑफलाइन माध्यम से कार्रवाई करना। ऑनलाइन माध्यम से अगर हम अपने भूमि अधिकार कैसे प्राप्त हुए, हमने आवेदन किया, तो ऑफलाइन पद्धति से अमीन हमारे उस भूमि के उस भूखंड का वो जांच करेगा, हमारे कागजातों को देखेगा, हमारे स्वामित्व को परखेगा और उसको वो अभिलेख में दर्ज करेगा। जैसे ही वो अभिलेख, जो भूमि पंजी जिसको खेसरा पंजी कही जाती है, दर्ज कर देगा, हमें ऑनलाइन देखने का अवसर मिल जाएगा कि हमारी ज़मीन की सही प्रविष्टि की गई है कि नहीं। फिर खतियान बनाएगा, खानापूरी पर्चाई निर्गत होगा। हर एक प्रोसेस को व्यक्ति वॉच करेगा। ऑनलाइन जो प्रक्रिया दी हुई है, इसको एक सर्वे ट्रैकर चलाया गया है। राज्य सरकार ने एक सर्वे ट्रैकर ये पद्धति है वो दिया है कि हम सर्वे के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को हम घर बैठे देख सकते हैं कि हमारे ज़मीन पर सरकार के द्वारा कौन कौन सी कार्रवाई की जा रही है सर्वेक्षण के संदर्भ में। जो मालिकाना हक भी होता है, शायद किसी किसी को मालिक के द्वारा जो पहले मिला करता था जमीन, तो उनके कागजात और जिनका जो जमीन है उनके क्या कागजात जिन क्या दिखाने जिनको होंगे? मालिक के द्वारा ज़मीन दी गई है, तो मालिक के द्वारा ज़मीन दी गई है वो पट्टा के माध्यम से दी गई है, और यह पट्टा 1946 के पहले अगर उनको निर्गत किया गया है, उन रैयत को दिया गया है, तो उनके नाम से जमाबंदी पंजी में कायम हो चुकी है। और यह जमाबंदी 1962 में बनी है। 62 से उस तरह की जमाबंदी कंटिन्यू करते हुए आ रही है। तो अगर किसी के पास पट्टा नहीं भी है और उस ज़मीन की जमाबंदी चल रही है, तो उसका वो रसीद दिखाएंगे, उस रसीद के आधार पर ही उनके नाम से प्रविष्टि हो जाएगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। जिनका जमीन है उनका क्या कागजात होंगे, क्या दिखाने होंगे? जिनके पास ज़मीन है, हमें ज़मीन जो हम लोगों का ये धार्मिक ढांचा है पूरे सोसाइटी का, उसमें उस ढांचे के अंतर्गत हम लोग जो बिहार में रहने वाले हैं, अगर हिंदू हैं तो हिंदू विधि से गाइड होते हैं, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम विधि से, यानी उनकी शरीयत विधि है उससे गाइड होते हैं। तो हमारी हिंदू विधि में ज़मीन प्राप्त करने का जो तरीका सब दिया हुआ है, उसके अंतर्गत ज़मीन हमें मिलती है और उस ज़मीन पर हमारा मालिकाना हक होता है। इसके अतिरिक्त सरकार, अगर किसी को भूमि नहीं है तो सरकार बसने के लिए अपनी गैर मजरूआ ज़मीन बंदोबस्त करती है। अगर उनके पास खेती की नहीं है तो उनको खेती करने के लिए भी गैर मजरूआ ज़मीन बंदोबस्त करती है, पट्टा के माध्यम से देती है। तो वो पट्टा ही उनके स्वामित्व का दस्तावेज होता है, उसको हम लोग कहते हैं उसके टाइटल का डॉक्यूमेंट होता है। एक और आ रही सर वंशावली, तो इसको लेकर के क्या कुछ? वंशावली में कोई दिक्कत नहीं है और इसको सही ढंग से समझने की ज़रूरत है कि वंशावली सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति को अपने लिख करके देना है। एक प्रपत्र बनाया हुआ है, उस प्रपत्र में वो लिख करके दे सकते हैं कि हमारे दादा कौन थे, हमारे दादा के कितने पुत्र हुए, उसके बाद हमारे पिता कितने भाई हुए, या हमारे पिता से वर्तमान में हम लोग कितने हैं। ये सिर्फ वही डिक्लेयर कर सकते हैं, वही घोषित कर सकते हैं, दूसरा नहीं घोषित कर सकता है। क्या इस जो जमीन सर्वे हो रही है इसमें वाहन का भी नाम ऐड बिल्कुल किया जा बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। क्या क्या ये हानि हो रही है ऐड करने से, क्या लाभ होगी, क्या कुछ बताएंगे? अभी जो सर्वे हो रहा है, चूंकि 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया भारत सरकार के द्वारा, और उस संशोधन में लड़कियों को अधिकार दिया गया संपत्ति में। यानी जब पैतृक संपत्ति होगी
और या संयुक्त परिवार की संपत्ति होगी, अगर बंटवारा होगा तो लड़की भी एक सहदायिक मानी गई है उस फैमिली की। जैसे लड़के सहदायिक होते हैं, उसकी अंग्रेजी होती है कोपार्टनर, माने एक फरीक, उसको सामान्य शब्द में समझें तो एक फरीक हो गई, कोपार्टनर हो गई लड़की। और लड़की को कोपार्टनर बाई बर्थ माना गया है, बाई बर्थ। तो अगर किसी ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है और वो बंटवारे के आधार पर आज हम क्लेम कर रहे हैं पैतृक संपत्ति में, खानदानी संपत्ति में, तो जो लड़की का जो भी शेयर निकलेगा उस शेयर के आधार पर उस लड़की का भी नाम उस संपत्ति में दर्ज होगा। इसमें सर्वे में नाम दर्ज होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर बहन स्वेच्छा से चाहे कि नहीं हम उस संपत्ति में अपना शेयर नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, तो वो लिख करके दे सकती है, एक एफिडेविट भी कर सकती है, सामान्य पेपर पर भी लिख के दे सकती है। पेपर देना लिखना अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसे ये वो हकदार हो चाहे नहीं हो, वो तो मतलब की बनता है, लेकिन उन्हें एक प्रूफ देना होगा कि हम बहन हैं। जैसे पिता की संपत्ति में पिता के मरने के बाद उनके पुत्र और पुत्री दोनों के बीच संपत्ति का बंटवारा होगा और इक्वल बंटवारा होगा। अगर मान लीजिए पिता मर गए, किसी फैमिली के पिता मर गए, पिता के मरने के बाद उस परिवार में उनके जो संतान होंगे, जो भी संतान है, उस हिसाब से संपत्ति का बंटवारा होगा और उस बंटवारे में लड़की को भी उतना ही शेयर मिलेगा जितना कि लड़का को शेयर मिल रहा है। तो अगर लड़की उस आज के दिन में बंटवारा अगर हो रहा है, आपसी बंटवारा ही हो रहा है, लड़की अगर उसमें अपना शेयर नहीं लेना चाहती है तो वो लिख करके दे सकती है कि हमको इस पिता की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। तब बाकी जो संपत्ति होगी उसका बंटवारा के आधार पर हक अधिकार हासिल होगा, जो बचे हुए हैं, उनके भाई हैं चाहे उनकी माँ है, उनमें चला जाएगा। लेकिन बंटवारा में उनका नाम आना जरूरी है, क्योंकि अब बंटवारा हो रहा है। यानी 2005 के पहले जो बंटवारा हो चुका, कोर्ट से बंटवारा हो चुका, जिसमें व्यक्ति के अधिकार और स्वत्व दोनों का निर्णय हो चुका है, उस पर नहीं जाना है। अब जो बंटवारा होगा 2005 के बाद बंटवारा होगा, उसमें उनका नाम आना है। अगर कोर्ट बंटवारा 2005 के पहले नहीं हुआ है, खानदानी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, अगर आज के दिन बंटवारा हो रहा है, उसमें भी उस लड़की को शेयर मिलेगा। अब ये उस लड़की के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो अपने पिता की संपत्ति में से शेयर लेगी कि नहीं लेगी, लेकिन नाम उसका आना चाहिए, सर्वे में उसकी अनापत्ति आनी चाहिए। तो ये था ज़मीन सर्वे को लेकर के पूरी जानकारी। बता दें सलाहकार हैं और आपको ज़मीन के बारे में सर्वे को लेकर के जो है पूरी जानकारी दी है। वीडियो को हम यहीं तक छोड़े जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है, कोई अगर जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट में राय लिख दीजिएगा। हम सर से एक बार फिर जरूर जुड़ेंगे। बहरहाल देखते रहें वाइड स्क्रीनिंग। धन्यवाद।